स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आइडियल केयर ऑफ एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। इसके बारे में जानेंगे ठोस अवस्था क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जो द्रव्य होते हैं पदार्थ, उनको मुख्यतः भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यदि भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भाग बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो हमें ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है और इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। तो आइए जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो स्टूडेंट देखिए, यदि बात की जाए ठोस की, तो ठोस जो है वो उनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, वो आकार नहीं बदलते हैं। जैसे कि आप मार्कर लिए हुए हैं, तो मार्कर अगर बाल्टी में डालेंगे तो मार्कर अगर बेलनाकार है तो बाल्टी में भी बेलनाकार रहेगा, और मार्कर जितने ग्राम का मेरे हाथ में है उतने ही ग्राम का बाल्टी में भी रहेगा, यानी कि वो अपना आकार नहीं बदलता है और उसका आकार निश्चित होता है। साथ ही यह अपना भार भी नहीं बदल रहा है और इसका जो घेरने का वो होगा आयतन, वो भी निश्चित ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं उनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो इसी बात को आइए लिख लेते हैं। द्रव्य की वह अवस्था इसमें आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था अपना आकार किसी परिवेश में नहीं बदलता है और साथ ही आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप एक ग्लास ले रहे हैं, तो ग्लास बेलनाकार है, यदि गोल है तो ग्लास को आप चाहे बाल्टी में डाल दें या फिर कहीं भी, तो उसका जो आकार है वही रहेगा, वो आकार बदलेगा नहीं। और साथ ही उसका आयतन जो है, जितना वह क्षेत्रफल घेर सकता है, उसका आयतन भी कम नहीं होगा, ना ही वह ज़्यादा होगा, यानी परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। तो ठोस जो होते हैं उनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ठोस के सामान्य लक्षण और गुण के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं और ठोसों के गुण क्या हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ठोस जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये 2 प्रकार हैं जिन्हें हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे ठोस के लक्षण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ठोस जो होता है वो छोटे छोटे कणों से, टुकड़े से मिलकर बना होता है। ये एक दूसरे से बहुत करीब ही चिपके रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, इसी कारण यह ठोस कहलाते हैं। इनके बीच जो होता है आकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे के बीच प्रति आकर्षित रहते हैं। इनके कण जो रहते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं, इसी कारण से ये कठोर कहलाते हैं, जिसे हम कहते हैं ठोस है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो इनके अणु हैं ये आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से अंतर आणविक दूरी जो होती है इनकी कम होती है। इनके बीच में, अणुओं के बीच में मध्य स्थान भी कम होते हैं, जिसके कारण ये एक अवस्था के, द्रव्य की ऐसी अवस्था का निर्माण करते हैं जिसे हम ठोस कहते हैं। तो ठोस के आइए चलिए कुछ गुण पढ़ते हैं कि ठोस के गुण क्या क्या हैं। तो देखिए, ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, यानी ठोस का पहला गुण यही है कि उसका आकार और आयतन यदि निश्चित है तो ठोस कहलाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ठोसों में प्रबल आणविक बल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम एक पेंसिल लें और एक पेंसिल लेके उस पर हम अगर
तोड़े तो वह टूट जाएगा। लेकिन वैसे ही आप पेंसिल को एक अणु समझिए कि वैसे ही खूब ढेर सारे अणु यानी कि पेंसिल को एक साथ ले लिया जाए तो क्या हम उसे तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। यानी कि अणु जो है उनके आणविक बल यानी एक दूसरे से जो आकर्षण बल होता है, चिपकने का बल लगता है, जो चिपकने में बल लगा रहे हैं, इसके कारण ये जो है आणविक बल इनमें अधिक होता है। करीब करीब है तो इसके कारण आणविक बल अधिक होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखा है कि ठोसों में प्रबल आणविक बल होता है, बहुत ज़्यादा आणविक बल होता है, एक दूसरे से बहुत आकर्षित होते हैं ठोस के अणु। और देखिए कणों के बीच अंतरा आणविक बल, कणों के बीच अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल का मतलब ये है कि कोई ठोस है, उन ठोस के बीच के जो आकर्षण बल है उस बल को ही अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो इन ठोसों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वह बहुत अधिक होता है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि कणों के बीच अंतरा आणविक बल, कणों के बीच अंतरा आणविक बल जो है वह अधिक होने के कारण, यानी अंतरा आणविक बल वो एक दूसरे से बहुत बल आकर्षित बल लगाकर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। ये बल लगाने के कारण ही, ये बल होने के कारण ही ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य क्या होता है? जिसे पीटा ना जा सके, यानी जिसे आप ठोस जो होते हैं उसे आप पीटेंगे तो उनके आकार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जब तक कि वो ठोस पर अधिक दाब ना लगाया जाए, ठीक है। तो असंपीड्य होते हैं, उन पर पीटने पर उन पर कोई घात नहीं होता है, उन्हें चोट नहीं लगती है। ठीक कहने का मतलब ये है कि उन्हें पीड़ा नहीं होती है, ठोसों को पीटने पर कोई पीड़ा नहीं होती है और चोट नहीं लगता है, और इसी कारण से ये कठोर कहलाते हैं। फिर आइए देखिए क्या लिखा है, ठोसों का गलनांक कम होता है, यानी कि ठोसों को गलनांक, स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदला जा सके उसे गलनांक कहते हैं। तो जो ठोस होते हैं उनके गलनांक कम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कम गलते हैं, वो कम गलते हैं, यानी कि ठोस जो है गलने की उनकी क्षमता जो है वो कम होती है और ये कम गलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ठोस गलते कम है, ठोस का गलन कम होता है, ठोस का गलन कम होता है, ये लिख सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, हम जानते हैं ठोस जो होता है अणु, आयन, परमाणु से मिलकर बना होता है कि ठोस जो है यानी अणु, आयन, परमाणु जिनसे मिलकर ठोस बने हैं और वो एक बिंदु जालकों से मिलकर बने होते हैं, यानी बिंदु जालक होता है उनसे मिलकर ठोस बनते हैं। प्रत्येक बिंदु पर अपने अपने परमाणु, आयन रखे रहते हैं जिससे बनकर एक संरचना बनती है जिसे हम लोग बिंदु जालक कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है कि ठोस अणु, आयन, परमाणु के बिंदु जालकों से मिलकर बने होते हैं। यदि आपसे पूछे ठोस की संरचना कैसी होती है तो आप बता देंगे इनकी संरचना बिंदु जालकों से मिलकर बनी होती है। ये इनके अणु, आयन या परमाणु बिंदु जालकों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ठोसों में विसरण कम होता है। स्टूडेंट्स ठोसों में विसरण का आशय इससे है कि ठोसों में विसरण माने होता है फैलना या फिर बिखरना। तो ठोस जो होते हैं फैलते कम है, बिखरते जैसे। अभी ऐसे यहाँ पे मार्कर है, गिरा दे तो यहाँ पर यहीं पर गिरेगा इसी स्थान पर, परंतु अगर हम पानी यहाँ पर गिरा दें तो क्या केवल यहीं पर गिरेगा, कुछ छींटे दूर तक जाएंगे। तो ठोसों में जो होता है वो विसरण कम होता है, फैलने की क्षमता कम होती है, जबकि उसी तरह गैस में और द्रव में विसरण अधिक होता है। यदि आप 1 लीटर पानी यहाँ पर गिरा दें तो वो कुछ दूर तक फैलेगा, जबकि यदि इस मार्कर को गिरा दिया जाए तो केवल वहीं गिरेगा जहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो और गैस की बात की जाए तो यदि आप गैस को छोड़ते हैं तो वह पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा, उसका विसरण सबसे अधिक होता है और सबसे कम विसरण ठोस का होता है। तो ठोस के विसरण कम होते हैं। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम लोग ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठोस के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। यदि बात की जाए क्रिस्टलीय ठोस की तो इसे क्रिस्टलीय ठोस को हम एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। तो देखिए यदि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टल के व्यवस्थित ढंग, उनका जो क्रिस्टल हैं यानी बिंदु जालक हैं
बिंदु जालक क्या स्टूडेंट्स होता है कि एक ऐसी संरचना, एक ऐसे जाल जिस पर प्रत्येक बिंदु पर अणु, आयन या परमाणु रहते हैं, जिससे मिलकर ठोस का एक जालक बनता है और इन्हीं जालकों से मिलकर ही ठोस बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल दीर्घ परास में, दीर्घ परास का मतलब यहाँ से है कि लंबे अरेंजमेंट है, इनकी अरेंजमेंट जो है वह बहुत लंबी है, यानी दीर्घ परास में जो होते हैं, दीर्घ परास में सुव्यवस्थित ढंग से, यानी इनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट हो, इनकी ठोसों के अणुओं की जो अरेंजमेंट हो वो रेगुलर हो, सुव्यवस्थित ढंग से क्रम में लगे हो, तो वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसी चीज़ को देखिए, दीर्घ परास में सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यदि स्टूडेंट्स किसी ठोस को हम अणु के रूप में देखें, छोटे छोटे गोलों के रूप में देखें और क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाल और नीले कलर के दिखाई दे रहे होंगे। इन गोलों को हम ठोस के यदि अणु मान लें तो ठोस की संरचना, क्रिस्टलीय संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि एक लाल, यानी कि दो गुणों से यदि मिलकर बना है तो पहला गुण फिर दूसरा गुण, पहला गुण फिर दूसरा गुण, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, और ये अंत तक यदि आप इधर से भी देखें तो रेड ब्लू चलता चला जाएगा। यानी कि इनका जो व्यवस्था है, स्थित होने की जो क्रम है वो एक ढंग में है, वो बिना ढंग के नहीं है, यानी कि एक ढंग है जो लंबे समय तक चल रहा है। इसी को कहते हैं दीर्घ परास, यानी कोई क्रम जो हो वो लंबे समय तक चले उसे दीर्घ परास कहते हैं। कि जो अणु हैं उनके अणु अपने गुणों के साथ दीर्घ परास में आगे तक बढ़ रहे हैं। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल दीर्घ परास में सुव्यवस्थित ढंग से क्रम में होते हैं, ये क्रम है देखिए, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, और इधर से भी रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, तो ये इनका क्रम जो है वो सुव्यवस्थित है। यदि ठोसों के अणुओं का क्रम जो है वह सुव्यवस्थित है और दीर्घ परास में सुव्यवस्थित है, यानी कि लंबे अरेंजमेंट तक ये व्यवस्थित है, तो ये कहलाएंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो स्टूडेंट देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा ये है, आप इसे एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। यदि ठोस दो गुणों से मिलकर बने हैं तो पहला गुण, दूसरा गुण, फिर पहला गुण, फिर दूसरा गुण, ये लंबे समय तक चलता चला जाएगा, इसी को कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। अब आइए देखें अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि ये दीर्घ परास में सुव्यवस्थित ढंग से रहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो लघु परास में रहते हैं, यानी उनकी जो अरेंजमेंट रेगुलर रहती है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए रेगुलर रहती है, कुछ समय बाद वो अपने गुणों के आधार पर अपना ढंग, वहाँ पे स्थित होने का ढंग खो देते हैं। आइए जानते हैं इसे उदाहरण के तौर पे। तो देखिए, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि ऐसे ठोस तो स्टूडेंट्स देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड हैं जिनके क्रिस्टल जो हैं, बिंदु जालक जो हैं, वो दीर्घ परास में ना हो करके लघु परास में सुव्यवस्थित ढंग से रखे हों, यानी उनके जो ठोस है उनके अणु या फिर कण या फिर आयन जो भी आप कह लें, वो जो हों वो एक सुव्यवस्थित क्रम में रखे हों। यदि वो सुव्यवस्थित क्रम में रखे हों और उनका जो परास हो, यानी कहाँ तक वह रखे हैं, पैराग्राफ जैसे आप किसे कहते हैं कि पैराग्राफ जो है उनका वो लंबा ना हो, लघु हो, छोटा सा हो। जैसे कि यहाँ पर आप रेगुलर अरेंजमेंट ठोसों की देख रहे हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। लेकिन यदि इसमें क्या कर दिया जाए, ये इनकी अरेंजमेंट जो हो लघु परास हो, यहाँ पर क्या कर दिया जाए,
तो स्टूडेंट देखिए, लघु परास का मतलब क्या है कि ये सुव्यवस्थित ढंग से तो रहते हैं, लेकिन लघु परास के लिए यानी छोटे दूरी के लिए या कुछ समय बाद इनका जो सुव्यवस्थित क्रम है वह बिगड़ जाता है, व्यवस्था के इन अणुओं की व्यवस्था का क्रम बिगड़ जाता है। तो देखिए आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रेड आ रहा है, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, और ये अभी शॉर्ट अरेंजमेंट हुई। और इधर से देखें तो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, सेम यहाँ पे देखें तो ब्लू रेड रेड, ये यहाँ पर अरेंजमेंट इनकी बिगड़ गई। इसी को कहते हैं, यानी कि शुरुआत में तो इनका अरेंजमेंट, इनकी व्यवस्था सही थी, बाद में आकर इनकी व्यवस्था बिगड़ गई। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उन्हीं को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस समझ में आया है। अगर ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसमें और सुधार करके आपको अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छा क्लास दे सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी पहुंचाएं। धन्यवाद।